हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव टेंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड रोज में। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सीधा स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं हर वीडियो में जैसे बोल रहा हूँ फिर से बोलूंगा, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले जाइए और चैप्टर पढ़ के आइए। उसके बाद ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं। या तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं अगर आपको रीडिंग में मजा आता है तो, या फिर आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, वो भी सारी एनसीईआरटी बेस्ड है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। सीधे बढ़ते हैं हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर, जहाँ पे हम 1 मार्क के जितने भी वेरिएशन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। मैंने सारे पिछले सालों के पेपर्स को देखा, उस तरह के क्वेश्चंस को देखा और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पे वही क्वेश्चन डाले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीधा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, ज्यादा डिस्कस हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। व्हाट इज हेजियोग्राफी? हेजियोग्राफी इज अ बायोग्राफी ऑफ अ सेंट और रिलीजियस लीडर। सिंपल सी डेफिनेशन आपसे बन ही जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन तीर्थंकर। जैनिज्म में तीर्थंकर को एज अ स्पिरिचुअल टीचर, एज अ स्पिरिचुअल गाइडर या फिर एज अ सेवियर देखा जाता है। जो हमारे महावीर जी थे वो 24th नंबर के तीर्थंकर थे, तो ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको हिंट्स दिए हैं कि कैसे अलग अलग क्वेश्चन भी वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। नेम वन पॉपुलर बुद्धिस्ट स्तूपा। यहाँ पे मैंने 3 स्तूपास के नाम दिए आपको, सांची का, सारनाथ का या फिर भारत का। तो आपसे कभी कभार मेनली आपसे 1 या 2 पूछने को आएंगे वहाँ पे 1 मार्क के लिए, लेकिन आपको सारे नाम पता होने चाहिए। तो ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमारा पहला आता है असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन। बेसिकली इसमें आपको मैंने पहले भी बताया क्या रखा है, अगर आप वीडियो को इस वाली सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो, लेकिन फिर से आप जल्दी से बता देता हूँ। आपको क्या करना होता है, असर्शन को पढ़ना होता है, आपको बताना होता है ट्रू है या फॉल्स है। फिर रीजन को पढ़ना होता है, ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद बताना है जो रीजन है वो असर्शन के लिए सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो सीधा हम पढ़ते हैं। द सांची स्तूपा सर्वाइव्ड व्हाइल अमरावती डिड नॉट। तो ये हमें पता है कि एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसके लिए हम लिखेंगे, सीधा हमें पता चल गया कि हाँ स्टेटमेंट नंबर ए इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू। फिर हम देखेंगे रीजन को, सांची स्तूपा वाज डिस्कवर्ड इन 1818, ट्रू, when scholars understood the importance of such findings, while Amravati which was discovered in 1796 was removed from its site। तो ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है और ये एकदम सही उसका रीजन भी है, क्योंकि कि क्यों सांची सर्वाइव किया और अमरावती नहीं किया। तो एकदम सही स्टेटमेंट भी सही है असर्शन के और रीजन के, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी रीजन असर्शन को कर रहा है। इसलिए हम लिखेंगे बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब हम देखेंगे हमारे अगले असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन को। स्कल्पचर्स वर रिमूव फ्रॉम स्तूपास एंड ट्रांसपोर्टेड टू चाइना। ये बिल्कुल भी कहीं नहीं देखने को मिला था, ये बिल्कुल भी गलत स्टेटमेंट है, तो हमारा पहले ही असर्शन जो था वो गलत हो गया, तो हम लिखेंगे इसके लिए फॉल्स। और रीजन को हम पढ़ेंगे, दोज हु सॉ देम कंसिडर्ड देम टू बी वैल्यूएबल एंड वांटेड टू कीप देम फॉर देमसेल्फ। ये हमने यूरोपियंस के केस में देखा था, बहुत सारे वो अपने साथ इनको रखना चाहते थे, इनको लेके जाना चाहते थे। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे रीजन की कोई बात ही नहीं है। अगर असर्शन कोई गलत आ गया तो, अगर रीजन फॉल्स आता तो भी वहां पे एक्सप्लेनेशन की कोई बात ही नहीं है कि सही है या गलत है। सिंपल हम लिख देंगे ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। अब हम बढ़ेंगे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। अब हम सीधे देखेंगे हमारे 3 मार्क वाले क्वेश्चन। सबसे पहला आता है, द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी इज स्टिल रिगार्डेड एज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, जस्टिफाई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी पूरी बुक में अच्छे से हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो सीधा हम देखते हैं इसमें हमें किस तरीके से आंसर फ्रेम इसमें करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो हम अपना लिख देंगे, मिड मिलेनियम बीसी वाज अ टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आप ऐसा एक स्टार्टिंग लाइन दे सकते हैं, आप थोड़ा बहुत वहाँ पे भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो 2 पॉइंट। उसके बाद आपको अपने सीधे मेन पॉइंट वहाँ पे लिखना है। मेनली हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है, इस समय 16 जो महाजनपदास थे उनकी इमरजेंस हुई थी। हमें जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में देखने को मिलता है, अलग अलग स्टेट इमर्ज कर रही थी और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी। उसके बाद इसको आप एक्सप्लेन करोगे, ये मैंने आपको बुलेट पॉइंट बता दिया, इसको आप एक्सप्लेन करोगे। आप चाहो तो यहाँ पे भी थोड़ा पढ़ सकते हो, ताकि आप एक्सप्लेन किस तरीके से करना है आपको समझ में आ जाए, लेकिन एग्जैक्ट आपको आंसर रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट यहाँ पे समझना है। सेकंड हमारा पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है, इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको लिखना ही लिखना है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म वहाँ पे इमर्ज हुए थे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इजीली एक्सप्लेन भी कर पाओगे। चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, तो उस समय की सोशल इकोनॉमिक लाइफ में चेंजेस आ रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन भी देखने को मिल रहा था हमें सोसाइटी में, तो ये हमारा एक पॉइंट बन जाएगा। और उसके बाद इमरजेंस ऑफ वेरियस थिंकर्स, तो
यहाँ पे हमारे बहुत सारे सोक्रेट्स हो गए, प्लाटो हो गए, और इसके अलावा भी महावीर जी हो गए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस समय बॉर्न हुए थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, पूरी दुनिया को चेंज कर दिया था, सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चनिंग लगाना भी चालू कर दी थी। तो ये सारे हमारे मेन पॉइंट निकल के आते हैं। इनमें से आप कोई भी 3 पॉइंट लिख के उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर सारे लिख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वो एक सेफर साइड में जाने का ऑप्शन होता है, तो बेटर रहता है कि अगर हम सेफ साइड में जाएं तो, वरना 3 भी लिख देंगे तो सफिशियंट है। तब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हाईलाइट एनी 2 आइडियाज दैट आर सेंट्रल पॉइंट्स ऑफ द जैन फिलोसफी। तो जैन फिलोसफी और बुद्धिस्ट फिलोसफी के लिए मैंने आगे एक क्वेश्चन डाला है। दोनों ही आपसे बनना ही चाहिए कि क्या इनकी फिलोसफीज थी, क्यों इनको लोग इनकी तरफ शिफ्ट हो रहे थे, अब ये आपसे अच्छे से बनना चाहिए। तो आप पूरा एनसीईआरटी में रीडिंग मार लो और लट्टा मार लो, क्योंकि ये तो आपको यहाँ पे जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, एसेटिज्म, पिनेंस, ये आपको बनना ही चाहिए, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। तो सिंपल से मैंने 2 पॉइंट में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ऐसे कई बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे 2 पॉइंट एक्सप्लेन करने मिलेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है एनी 2 आइडियाज। तो ऐसे आपको 1.5 मार्क के लिए 2 आइडियाज एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ जैन मैंने सिंपल से लिखा है, द वर्ल्ड इज एनिमेटेड। सिंपल सी जितनी भी आइडियोलॉजी उनकी थी पूरी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एनिमेटेड, सारी चीज़ों में लाइफ है। इसके अलावा हमें हमारी साइकिल है बर्थ और रिबर्थ की, वो कर्मा से शेप होती है। हमें अच्छे एक्शंस करने चाहिए, एसेटिज्म और पिनेंस को अपनाना पड़ेगा, और वर्ल्ड को रिनाउंस करना पड़ेगा, वर्ल्ड को त्यागना पड़ेगा। ये सारी जितनी भी जैन फिलोसफी थी पूरी हमने वहाँ पे लिखनी है। तो सिंपल से हमारी आंसर आपसे बन ही जाएगा अगर आपने जैन फिलोसफी अच्छे से पढ़ लिया तो। एक बार आप रिवाइज भी कर लीजिएगा, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अब हम सीधे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हाउ वॉज बुद्धा's प्रेजेंस शोन थ्रू सिंबल्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गौतम बुद्ध की प्रेजेंस बहुत बार सिंबल्स के थ्रू दिखाई जाती थी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे टेक्स्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम सिंपल सिंबल्स देख लेते हैं। कई जगहों पे ट्री, स्तूपा, एम्प्टी सीट, लोटस, एलिफेंट्स, इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू दिखाई जाती है और इनके अलग अलग बेसिकली मीनिंग होते हैं। बुद्धा की लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को दिखाया जाता है इन सिंबल्स के थ्रू। जैसे कि तो एम्प्टी सीट है, वो दिखाया जाता है गौतम बुद्ध की मेडिटेशन वाली पोजीशन। स्तूपा दिखाते हैं, स्तूपास में हमने डिस्कस किया था चैप्टर के डिस्कशन में कि वहाँ पे जहाँ पे भी स्तूपास बनाए वहाँ पे गौतम बुद्ध के रेलिक्स को डाला गया है। तो ये सारी सिंबॉलिक चीज़ें हैं, जो व्हील है वो एक सिंबॉलिक वैल्यू होल्ड करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे जो शॉर्ट आंसर्स थे वो खत्म होते हैं। अब आपको ये लगा होगा कि सिर्फ 3 ही शॉर्ट आंसर मैंने क्यों रखे हैं, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा। जितने भी पास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे उनको मैंने देखा, वहाँ के सारे क्वेश्चन पढ़े, और इस वाले चैप्टर से ज़्यादा हमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते 3 मार्क्स के बेस पे। जितने भी क्वेश्चंस एक्चुअली में, जितने टॉपिक्स ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं वो सारे मैंने कवर करे, या तो 3 मार्क वाले में या तो लॉन्ग आंसर वाले में। लॉन्ग आंसर में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं जिनसे आधा निकल के एक 3 मार्क का क्वेश्चन निकल के आ सकता है। तो बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे के सारे कवर किए हैं, और फालतू में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ऐड नहीं किया जो सिर्फ और सिर्फ मैंने नंबर बढ़ाने के लिए ऐड कर दिया हो। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी इस पूरी सीरीज में देखने को नहीं मिलेगा। तो जितने भी क्वेश्चन है हम डिस्कस कर रहे हैं। और एक और बात, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ यार 1 सेकंड के लिए पॉज करो, नीचे जाओ, एक कमेंट कर दो यार। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम पढ़ते हैं कि आप बता रहे हो कि हमें पूरा वीडियो अच्छा लगा और हमने पूरा वीडियो देखा। तो प्लीज़ यहाँ से जाओ, एक बार कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और फिर हम वापस आगे बढ़ते हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। ये 8 मार्क के लिए लिखने आते हैं, और इनका हमें फॉर्मेट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनके लिए हमें डिटेल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जल्दी से डिस्कस करेंगे। प्रेज द ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म, एक्सप्लेन द मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। तो गौतम बुद्ध की जो बुद्धिज्म था उसकी ग्रोथ को हमें एक्सप्लेन करना है पहले पार्ट में 4 मार्क के लिए, और उसके बाद जो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स है उसको एक्सप्लेन करना है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि टीचिंग्स हमें जैन फिलोसफी और बुद्धिस्ट फिलोसफी दोनों को अच्छे से याद करना है, और यहाँ पे जो वर्ड्स जो यूज़ किए गए हैं जो थोड़े थोड़े किसी लोगों को टफ भी लग सकते हैं, वो अच्छे से याद करना पड़ेंगे। अगर आपको एनसीईआरटी में पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे आप वीडियो देखिए, वहाँ पे हमने अच्छे से एक एक टर्म को एक्सप्लेन किया है। तो सीधे इस आंसर को देखते हैं। जो गौतम बुद्ध की जो बुद्धिज्म की जो ग्रोथ थी वो गौतम बुद्ध के टाइम पीरियड में, और उसके साथ साथ गौतम बुद्ध की डेथ के बाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ती रही। मेनली इनके रीज़न यही थे कि यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिल रहा था। तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी क्लासेस जो पहले इंफीरियरली ट्रीट की जा रही थी वो अब इस तरफ शिफ्ट हो रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट थे बुद्धिस्ट कल्चर में जो हमें देखने को मिलते हैं, जो अलग अलग डिटेल्स देते हैं, और इनके कारण भी बहुत सारे लोग इस फिलोसफी से ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे थे। तो ये दूसरा रीज़न आता है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट के नाम लिखने पड़ेंगे। वहाँ पे त्रिपिटका आ गया, जटाकास आ गया, और ये सारे टेक्स्ट आ गए, इनका आपको नाम लिखना पड़ेगा। उसके अलावा हेजियोग्राफी
जो लिखी जाती थी इन सेंट्स के ऊपर, गौतम बुद्ध के ऊपर, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स थी एक। उसके अलावा जो बुद्धिस्ट संघ थे जहाँ पे भिक्खुस और भिक्खुनीज रहते थे, जहाँ पे हमने बात करी थी कि पहले सिर्फ मेल्स को एंट्री थी, फिर फीमेल्स को भी एंट्री मिली थी। ये सब अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज मैं फिर से तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि आप चैप्टर पढ़ के आइए। तो ये जो संघ थे ये भी प्रमोट, यहाँ पे भिक्खुस और भिक्खुनीज प्रमोट करने का काम करते थे गौतम बुद्ध के मैसेजेस को। ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन था कि क्यों गौतम जो बुद्धिज्म था ये बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा था पूरी सोसाइटी में। इसके अलावा स्तूपास बनवाए जा रहे थे तो पूरी सोसाइटी में मैसेज जा रहा था। इसके अलावा जो रूलर्स थे, हमने एक बात करी थी पहले एक चैप्टर में अशोका के बारे में, वो भी बुद्धिज्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे रूलर्स थे जो इस कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे थे, तो उनकी प्रजा भी उसके साथ साथ इन्फ्लुएंस हो रही थी। फॉरेन पिलग्रिम्स आए थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्तूपास को देखने के लिए आए थे। और इसके अलावा भी अगर आप कोई चाहे तो पॉइंट अपना रिलेटिव लिख सकते हैं। मेनली आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 पॉइंट लिखने हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है ताकि आपको इस इतने पार्ट से क्वेश्चन के 4 मार्क मिले। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट चालू होगा इस क्वेश्चन का, एक्सप्लेन द मेन टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध। तो हमारी जितनी भी टीचिंग्स है आपको सारी की सारी यहाँ पे उतारनी है। तो इसके लिए आपको सारे टर्म्स लिखने पड़ेंगे जितने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ जो हमारे बुलेट पॉइंट, मैंने तो यहाँ पे पूरे ही मार्क कर दिए हैं क्योंकि पूरा ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा, आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। वर्ल्ड इज ट्रांसिएंट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके का आंसर हमें लिखना है। वर्ल्ड इज सोललेस, यहाँ पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर चीज बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। सॉरो इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, फिनेंस एंड सेल्फ इंडल्जेंस जैसे आपको वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं कि मैंने अब बताया सॉरो इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये पूरा आपको लाइन ऐसे लिखना पड़ेगा। और फिर ईगो को एक्सटिंग्विश करना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे ग्रो करना है, तो ये गौतम बुद्ध कहते थे। तो ये जितने भी गौतम बुद्ध की लाइन्स थे, यहाँ पे पूरा एक पैराग्राफ है हमारे एनसीईआरटी बुक को, आपको पूरा वहाँ पे लिखना पड़ेगा, बुक के टर्म्स यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको एक्चुअली में बुकिश लैंग्वेज का यूज करना ही पड़ेगा, तो आपको ये एक बार अच्छे से पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हम पूरे इस आंसर को लिख पाएंगे और ज़्यादा डिफिकल्ट आंसर नहीं है, एक बार 2 बार आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से पूरा बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये पूरा आंसर लिखना है। अब हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड सांची सर्वाइव व्हाइल अमरावती डिड नॉट। तो इस आंसर को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक यहाँ पे सजेशन देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने भी यहाँ पे हाईलाइट करके रखे सारे इंपॉर्टेंट जो भी वर्ड्स हैं आंसर के, उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो मैंने तो आपके लिए हेल्प किया है कि आपको पढ़ने में इजी जाए। मुझे भी जब पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को सीधे बुलेट पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो ऐसा ही क्या होता है, जब आप भी अंडरलाइन करोगे तो सीधा चेकर देखेगा, अरे बुलेट पॉइंट इससे सारे लिखे, तो आपको सीधा मार्क्स दे देगा, एक अच्छा इंपैक्ट उसकी नजरों में पड़ेगा। तो आपको भी अंडरलाइन करना है अपने आंसर्स में, लेकिन ये सिर्फ तभी करना जब आपका पूरा पेपर हो जाए, उसके एंड में आप करना। तो यहाँ पे सबसे मेन रीजन ये स्तूपा क्यों सर्वाइव कर पाया सांची वाला, वो हम पहले लिखेंगे, और फिर अमरावती क्यों नहीं कर पाया उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। उसी फॉर्मेट में 4-4 मार्क के हम पॉइंट्स बनाएंगे। सबसे पहले शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम के बारे में आप लिखोगे तो उन्होंने कैसे म्यूजियम को फंड किया, गेस्ट हाउस को फंड किया, फिर वॉल्यूम्स को पब्लिकेट करवाने में उन्होंने पब्लिकेशन में उन्होंने फंड किया, सारे ये सब आप पॉइंट लिखोगे। उसके बाद एच कोल के बारे में आप लिखोगे कि एच कोल ने भी ये बोला था कि जहाँ पे ओरिजिनल आर्ट वर्क है उसको वहीं लगे रहना देना चाहिए। तो ये सारे रीजंस हम लिखेंगे, इनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो 4 मार्क के लिए हम 4 पॉइंट लिखेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे 2-2, 3-3 लाइन में कुछ। उसके बाद हम चालू करेंगे हमारा दूसरा फेज कि वाई अमरावती कुड नॉट सर्वाइव। तो उसमें बेसिकली हम लिखेंगे कि अमरावती बहुत पहले सर्च किया गया था, उसके जहाँ पे जिन लोगों ने उसको पहली बार डिस्कवर किया, उन लोगों ने वहाँ से उधर के जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे उनको अपनी जगह लेके चले गए, उनको बहुत अच्छे लगे थे इसलिए, और उन्होंने पूरी उसकी इंपॉर्टेंस डिस्ट्रॉय कर दी वहाँ पे। तो ये सब रीजन थे कि क्यों ये जगह बच नहीं पाई, ये जो अमरावती में जो स्तूपा था वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाया। तो ये सारे आप यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो आप पढ़ सकते हो एक बार अगर आप चाहो तो, ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से आंसर लिखना है, और इस तरीके से आप पूरा आंसर फ्रेम करोगे 4-4 मार्क के 2 में डिवाइड करके। तो इस तरीके का क्वेश्चन था, यहाँ पे 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इस तरीके से डिवाइड करना बहुत ईजी हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। Historians often try to understand the meaning of sculptures by comparing it with textual evidences. Evaluate the statement in the context of सांची स्तूपा। ये मैंने पहले भी इस वीडियो में बोला था कि इस तरीके का क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो आ गया है यहाँ पे। अब हमें जो बुद्धिस्ट हमें जितने भी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं उनकी बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारी हिडन वैल्यूज वहाँ पे देखने को मिलती हैं। जैसे हमने पहले भी बात करी थी, कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं, सिंबॉलिक वैल्यूज होती है वहाँ पे, जो सिर्फ तभी समझ में आ सकती हैं हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट को, जब वहाँ के टेक्स्ट को पढ़ पाएं। जैसे कि वहाँ पे हमने बात करी थी व्हील्स की, या फिर
ट्रीज की बात करी थी हमने, तो ये सब वैल्यूज टेक्स्ट से हमें जानने को मिलती है। तो वही सब चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे कि टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर दैट मे सीम लाइक अ रूरल सीन, वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर में रूरल सीन दिखाया गया, तो उसके लिए टेक्स्ट पढ़ा जाता था। वहाँ पे हमने एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, तो उस स्टोरी से पूरा एक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा था कि यहाँ पे सीन दिखाया गया है। उसके बाद जो हिस्टोरियंस होते हैं वो हेजियोग्राफीज पढ़ते हैं वैल्यूज़ को समझने के लिए, जैसे कि एम्प्टी सीट के बारे में बताया था मैंने, व्हील के बारे में बताया था। इन सब वैल्यूज़ को समझने के लिए टेक्स्ट पढ़ते हैं, हेजियोग्राफीज पढ़ते हैं। इसके बाद शाला भंजिका का एक फिगर हमने बात करी थी चैप्टर में। ये अगर आप विमेन के फिगर को देखोगे तो आपको उसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है वो कभी भी समझ में नहीं आएगी। तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, कुछ टेक्स्ट पढ़ते हैं ताकि जो फिगर मिला है उसकी वैल्यू समझ में आ पाए कि उस जमाने में इस फिगर को किस तरीके से ट्रीट किया जाता था और उसका मीनिंग क्या है। इसके बाद हमें एनिमल डिपिक्शन देखने को मिलता है, वो भी हमें टेक्स्ट से उसके मीनिंग समझ में आते हैं। फिर एक हमें स्ट्रक्चर मिलता है विमेन सराउंडेड बाय एलिफेंट्स का। कुछ लोग बोलते हैं हिस्टोरियंस की वो माया का स्ट्रक्चर है जो कि गौतम बुद्ध की मदर है, कुछ लोग बोलते हैं कि गजलक्ष्मी का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे डिबेट देखने को मिलती है। हमें इन सब के बारे में मीनिंग समझ में आता है टेक्सचुअल एविडेंसेस से। उसके बाद बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस है जो मानते थे कि ये जो एरिया है ये सर्पेंट वर्शिपर्स का, यहाँ पे सर्पेंट वर्शिप बहुत ज़्यादा किया जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें एक्चुअली में टेक्स्ट जब हमें हिस्टोरियंस ने पढ़ना चालू किए तब वहाँ पे उन जो इमेजेस बनाई गई थी सर्पेंट्स की या फिर एलिफेंट्स की, इन सब के मीनिंग समझने आना चालू हुए। तो इसलिए हमें जो सिर्फ और सिर्फ फिगर्स देख के कभी समझ में नहीं आ सकते कि उसकी एक्चुअली में वैल्यू क्या थी उस जमाने में, हमें टेक्स्ट की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो ये पूरा इस तरीके से हम आंसर लिखेंगे। इजिली मैंने आपको 9 पॉइंट दे दिया, आप इनको एक्सप्लेन करोगे आपके आराम से 10, 12, 15 पॉइंट बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम आंसर लिखना, आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन भी देके ऐड कर सकते हो, तो आपका पूरा एक अच्छा फ्रेमवर्क बन जाएगा इस आंसर का। अब हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, डिस्कस हाउ एंड व्हाई वाज स्तूपास बिल्ट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझना है कि स्तूपास कैसे बनवाए जाते थे, क्यों बनवाए जाते थे और कौन उनको बनवाने में हेल्प करता था। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने नहीं डाला है जो कि था स्तूपास का स्ट्रक्चर बताओ, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इस तरीके का क्वेश्चन डाल दिया तो मैंने सोच लिया था कि आपको बता दूंगा कि आपको पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे आप कि स्ट्रक्चर कैसा होता था। वहाँ पे बालकनी होती थी हर में का, उसके ऊपर अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता था। ये पूरा जो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है, स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन, इसको आपको बुक से पढ़ना है, या फिर हम ऑब्वियसली फिर से बोलूँगा हमारी वीडियो देख लो, लेकिन ज़्यादा प्रमोशन भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम सीधे इस आंसर को पढ़ते हैं, इस आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग डोनेशन किया करते थे, इन लोगों में किंग्स आते थे। यहाँ पे सतवाहनास रूलर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया इसको बनवाने में अपनी तरफ से पैट्रॉन करके। बहुत सारे ऐसे वेल्दी लोग थे जो सोसाइटी में रहते थे, वो भी डोनेट करते थे। और इवन ऐसे लोग जो बहुत लो लेवल पे काम कर रहे हैं, कुछ मर्चेंट्स थे, आर्टिजन थे जो खुद ज़्यादा वेल्दी नहीं थे, लेकिन फिर भी ये लोग डोनेट किया करते थे। ये हमें देखने को मिलता है। बहुत सारी गिल्ड्स ऐसी थी जो काम किया करती थी को डोनेट करने के लिए, तो ये सब हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें बहुत सारे रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं डोनेशंस के, किसने रिकॉर्ड डोनेट किया है, कितना डोनेट किया, ये सब हमें रिकॉर्ड्स में देखने को मिलता है। तो ये भी अच्छी वैल्यू हमें देता है कि हमें समझ में आता है कि किस तरीके से अलग अलग ऑक्यूपेशन वाले लोग इधर पे डोनेट किया करते थे, क्योंकि लोग वहाँ पे अक्सर ऑक्यूपेशन भी लिखवाया करते थे। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। इसके ऑब्वियसली लोग ये भी लिखवाते थे कि लोग किस जगह से आ रहे हैं, और कई बार तो अपने रिलेटिव्स का भी नाम लिखवा देते थे। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा स्तूपास जो थे वो सेक्रेड प्लेस माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे गौतम बुद्ध के रेलिक्स यानी कि उनकी बॉडीली रिमेन्स जो थे, उनके ऑब्जेक्ट जो थे, उनको वहाँ पे गड़ाया गया था, उनके अंदर डाला गया था। तो ये हमें देखने को मिलता है। इसलिए वहाँ के जो उनको स्तूपास होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेक्रेड लोकेशन माने जाते हैं। तो वाई वाज स्तूपास बिल्ट, उसमें आप सबसे पहले इससे चालू करोगे। उसके बाद आप ये लिखोगे कि ऐसा नहीं है कि स्तूपा पहले नहीं बनाए जाते थे, बुद्धिस्ट कल्चर के पहले भी स्तूपास बनवाए जाते थे, लेकिन बुद्धिस्ट कल्चर के बाद ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। और आज की डेट में मेनली हम बुद्धिस्ट कल्चर से स्तूपास को एसोसिएट करते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे एक बीच में लाइन डाल सकते हो कि स्तूपास क्या थे, स्तूपास एक माउंट थे, आप ये इस तरीके से छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हो। उसके बाद एक कंक्लूड करने के लिए आप मेन स्तूपास के नाम बता सकते हो और इस तरीके से अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरीके से ये भी एक तरीके से 2 फेजेस में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाउ एंड व्हाई, तो इनको दोनों को आपको अलग अलग फेजेस में एक्सप्लेन करना, उस तरीके से आप पूरा 8 मार्क के अपना आंसर फ्रेम कर पाओगे और ज़्यादा आपको डिफिकल्टी भी बिल्कुल नहीं आएगी। तो इस तरीके से अगर आप फ्रेमवर्क लेके चलोगे कभी भी कि किस तरीके से मुझे आंसर लिखना है, कैसे इस क्वेश्चन के मुझे 2 फेजेस में डिवाइड करना है या 3 फेजेस में डिवाइड करके आंसर लिखना है, तो बहुत ईजी जाएगा आपको। और स्पेशली अगर आपकी फ्लो चार्ट बनाने की आदत हो गई तो और ज़्यादा इजी होने लगेगा, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपके मन में तुरंत फ्लो चार्ट फ्रेम होने लगेगा।
अगर आपको यहाँ से ऐसा लगा कि फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं ये समझ में ही नहीं आ रहा है, तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है आंसर राइटिंग बेसिक्स प्लेलिस्ट, उसमें सारी चीज़ों की हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए, क्वेश्चन कैसे पढ़ना चाहिए, फ्लो चार्ट कैसे बनाना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपको समझनी है तो आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के, वो खत्म होते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो हर बार की तरह आपके दोस्तों को भी अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करो, एक अच्छा दोस्त बन के दिखाओ। हमारी तरफ भी आपको कमेंट करिए, लाइक कीजिए, हमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो हमारी तरफ भी आप अपनी दोस्ती दिखाइए। तो इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ देव टेक्नोलॉजी।